नमस्कार, स्वागत है आपका। दिन के 2 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज पंचकुला में भाजपा की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मीटिंग में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई है। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन जाएंगे। बता दें कि कल गुरुवार को 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में शपथ के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 37 नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और ऐसे में खासा उत्साह बीजेपी में फिलहाल दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें विधायक और बीजेपी के तमाम नेता काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो पहले काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो अब तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। सीएम पद को लेकर के विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है। उसके बाद से अब सियासत थोड़ी थम सी गई है और एक अलग उत्साह बीजेपी में दिखाई दे रहा है। हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पंचकूला में भाजपा की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बता दें कि मीटिंग में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। तो देखिए, जिस तरीके से जो तस्वीर पहले साफ नहीं थी, लेकिन अब जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है और ऐसे में बात की जाए तो एक अलग उत्साह बीजेपी में दिखाई दे रहा है। हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और ये तस्वीर फिलहाल साफ हो चुकी है और इसके बाद में अब वे राजभवन पहुंचेंगे और ऐसे में दावेदारी पेश करेंगे। बता दें कि मीटिंग में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई है। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई। उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है, जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन। तो देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। फिलहाल जो सीएम पद को लेकर के तस्वीर थी वो भी आज साफ हो गई है। हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से हरियाणा में फिलहाल अब तस्वीर साफ हो चुकी है, नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और ऐसे में बीजेपी में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी नेता काफी उत्साहित है, लेकिन अब बीजेपी की 3 महीने का एजेंडा जो बीजेपी फिक्स कर है, 3 महीने की रणनीति अब बीजेपी की क्या होगी? बिल्कुल, देखिए, आज की जो पंचकुला में विधायक दल की बैठक हुई है वैष्णवी, वो तो सिर्फ औपचारिकता भर थी। नायब सिंह सैनी का नाम सीएम पद के लिए पहले ही घोषित हो चुका था और चुनाव अभियान का कमान जब उनको सौंपी गई थी तभी बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि अगर सरकार आती है तो अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे।
क्योंकि पहले ही देखिए मनोहर लाल खट्टर को सीएम बदला गया चुनाव के ठीक पहले 90 दिन पहले, और सिर्फ 56 दिन का समय जो है बतौर सीएम काम करने के लिए नायब सिंह सैनी को मिला था। और यही वजह थी कि नायब सिंह सैनी ने पहले 100 दिन की कार्य योजना बनाई थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे 3 महीने पहले, और उसके बाद हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके कई चीज़ों को। और यही वजह है कि अब उनके आगे चुनौती काफ़ी है, क्योंकि जो उनकी पुरानी योजनाएं थी पुराने कार्यकाल की, उनको आगे बढ़ाना है, अमली जामा पहनाना है। जो चुनाव के दौरान घोषणाएं और ऐलान किए गए हैं बड़े बड़े बीजेपी नेताओं की तरफ से, उनको कहीं ना कहीं नियमों में लाना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में घोषणा पत्र में बीजेपी ने तमाम कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें लाड़ो बहनाई योजना भी शामिल है। किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात है, और विकलांगों को, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब योजनाबद्ध तरीके से लागू करने की गारंटी जो मोदी की दी गई थी, वो किस तरीके से नायब सिंह सैनी पूरी करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल कल शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े देश के दिग्गज नेता और राजघराने के लोग जो हैं, उद्योगपति, वो शामिल होने वाले हैं। और इसके बाद सीएम बनने के बाद जो है 100 दिन की कार्य योजना पेश करेंगे नायब सिंह सैनी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तस्वीर अब साफ हो चुकी है और ऐसे में सभी जो नेता है वो काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आपने योजनाओं का जिक्र किया ब्रजेश जी, कई मैनिफेस्टो में कई बातों को शामिल किया गया था, लेकिन अब आगे की रणनीति की बीजेपी की बात करें तो किस तरीके से अब शुरू की जाएंगी? जो जिन योजनाओं का वादा किया गया था, जो योजनाएं 56 दिन के कार्यकाल में अपने नायब सिंह सैनी ने शुरू की थी, अब वो फिर से क्या शुरू होंगी, और शुरू होंगी तो कब तक होंगी? कई सवाल लोगों के मन में है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो चुनावी बयार में जो घोषणाएं ऐलान किए गए थे उनको पूरा कैसे किया जाए। क्योंकि पिछले साल ही वैष्णवी देखा था कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव थे तो बीजेपी ने कई ऐलान किए थे। लाडली बहनों को 3,000 रुपये महीने का देने का ऐलान किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया, उस पर काम शुरू भी नहीं हो पाया है। और दूसरी कई बड़ी योजनाएं थी वो भी अधर में लटकी हुई है। तो देखिए, चुनावी पॉलिटिक्स एक बहुत अलग चीज़ होती है और सरकार चलाना एक बहुत अलग चीज़ होती है। और चुनौती उसके बीच नायब सिंह सैनी को ये है कि वो उस दोनों के बीच समन्वय कैसे बनाते हैं। पुरानी खुद की तो योजनाएं थी जो उन्होंने ऐलान किए थे और जो बनाई भी थी, वो कैसे चलेंगी, बजट कहाँ से आएगा, जो बीजेपी की घोषणाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी। और इन सबसे बड़ी खास बात ये भी है सरकार चलाने के अलावा कि सियासी गठजोड़ अब क्या होगा, जातीय समीकरण मंत्रिमंडल में क्या होंगे, किन चेहरों को जगह मिलेगी, किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्योंकि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए वैष्णवी, उनमें 9 मंत्री हारे हैं और उनमें कई कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। तो वरिष्ठ मंत्री हारे हैं, नए चेहरे जीते हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में इसका असर दिखाई देगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए सीएम फेज तो फाइनल हो चुका है, शपथ ग्रहण भी होने वाला है ब्रजेश जी, लेकिन मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से दिग्गज शामिल हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले देखा कि काफी सियासत देखने को मिली सीएम पद को लेकर के ही, अनिल विज ने दावेदारी की थी और ऐसे ही कई दिग्गज है जिन्होंने सीएम पद को लेकर के दावेदारी की थी, लेकिन अब क्या भूमिका उनकी हरियाणा की राजनीति में रहेगी? देखिए, इस चुनाव में कई सीख देने वाला, नसीहत देने वाला, बीजेपी के लिए सबक देने वाला ये चुनाव रहा। क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए, कई कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए, कुरुक्षेत्र से राज्य मंत्री राकेश सिन्हा चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं कई मंत्री जो चुनाव हारे हैं उससे बीजेपी सबक लेती हुई नजर आएगी। और मुझे लगता है वैष्णवी के बहुत चौंकाने वाला मंत्रिमंडल ये बन सकता है। नए युवा चेहरों को, जो 1 बार 2 बार के विधायक हैं, उनको इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जैसे अगर अनिल विज की ही बात करें तो मुझे लगता है, मेरा अनुभव कहता है कि अनिल विज जैसे कई वरिष्ठ नेता जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनको बीजेपी रिटायरमेंट दे सकती है, पार्टी की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिलेगी। और क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार में भी अनिल विज ने खुद को सीएम के प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो प्रस्तावित किया था, जनता में बताया था कि मैं सीएम बनने वाला हूँ। तो इस बात का असर भी जो है उनके करियर को लेकर पड़ सकता है। वरिष्ठ चेहरों की जगह युवा चेहरे और खासतौर से जातीय समन्वय मिलाते हुए जो है वो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में हमने जाट वोटों को भी देखा। जाटों की अगर बात करें तो जाट काफी नाराज दिखाई दिए थे। बीजेपी को जाट की तरफ से कोई भी सपोर्ट ज्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो 9 विधायक है वो जाट निकल करके सामने आए। तो ऐसे में क्या जाटों को साधने की कोशिश की जा सकती है, जाट से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जातीय समन्वय बनाना बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के आगे है। क्योंकि जातीय स्तर पर ही उत्तर प्रदेश की तरह ही हरियाणा में भी चुनाव होते हैं। और अगर जाटों की बात करें तो खासे खफा नजर आए थे जाट
काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ, ट्रॉली लेकर ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन किया। कई कैंडिडेट का बीजेपी के अधिकृत जो कैंडिडेट हैं उनका घेराव किया। एक जगह तो बीजेपी के कैंडिडेट को किडनैप कर लिया जाटों ने। तो कई समस्याएं जो थी बीजेपी के सामने आई जाटों के विरोध के चलते। किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था जिसे जाट आंदोलन ने आगे बढ़ाया और हवा दी। और यही वजह है कि अब सरकार और बीजेपी ये चाहेगी कि कहीं ना कहीं सरकार में उनको तरजीह दी जाए, उनको जगह दी जाए जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं, और कहीं ना कहीं जाट समाज को खुश करके पाले में लाया जाए। हालांकि कई योजनाओं का ऐलान घोषणा पत्र में जाटों के लिए किया गया था। 24 फसलों को एमएसपी दाम देने की बात की गई थी, उनको भी सरकार को पूरा करना है। और ये तमाम चुनौतियां हैं। देखने वाली बात यही होगी कि जाट समेत तमाम जो जातीय संगठन है, जातियां हैं, उनको किस तरह समन्वय करके खुश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से आपने लगातार जिक्र किया है 24 फसलों पर एमएसपी का ऐलान, ये पहले भी सरकार ने किया है, लेकिन जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही थी, लगातार इस ऐलान के बाद में बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद में अगर अब बात की जाए तो कैसे ये ग्राउंड पर लाया जाएगा, क्योंकि ये ऐलान था और इसके बाद में सियासत देखने को मिली, और जब इसे पूरा करने की भी बात आएगी तो काफ़ी कुछ हंगामा देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी चुनौती सीएम के लिए रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए जब दिल्ली में लगातार आंदोलन किसानों ने 2 साल पहले किया था, उसमें जाट आंदोलन ही प्रमुख था जिसमें किसान संगठन जुड़े हुए थे, और सबसे पहले उनकी मांग थी कि एमएसपी दिया जाए। हालांकि सरकार ने 3 कानून उसके बदले पेश किए थे और कहा था कि एमएसपी की गारंटी इन कानून में नहीं देंगे, लेकिन फसलों का उचित दाम बाजार मूल्य जरूर दिलाएंगे। जिस बात को लेकर लगातार विरोध था, और यही वजह थी कि बीजेपी को अपने कानून वापस लेने पड़े। उसकी जगह चुनाव के ठीक पहले घोषणा पत्र में 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देनी पड़ी, जिसमें गेहूं था, दलहन, तिलहन, फूल और धान, ये इन तरीके की जो फसलें हैं वो उन पर एमएसपी देनी पड़ी। तो कुछ जाट समुदाय जो था वो बीजेपी के फेवर में दिखाई ज़रूर दिया, लेकिन अब उसको अपने दल में, अपने खेमे में कंटिन्यू रखने के लिए बीजेपी को और सरकार को ये चाहिए होगा कि वो जल्द से जल्द इन फसलों की एमएसपी दिलाएं और उनका फ़ायदा जो है वो जाटों को और किसानों को दें। देखने वाली बात यही होगी वैष्णवी कि कब तक सरकार इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती है। देखिए ब्रजेश जी, एक और खबर है कि जिस तरीके से हमने इलेक्शन देखा, जब मतगणना हो रही थी तो जलेबी को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिली थी, और अब यहाँ पर अगर बात करें तो जब फेज फाइनल हो चुका है तो सैनी के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद में उन्हें जलेबी खिलाई गई। तो देखिए एक तरीके से एक टॉन्ट कह सकते हैं कि वो विपक्ष पर मारा है, क्योंकि कल जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है उसमें जो भोजन रखा गया है मेहमानों के लिए, उसमें खासतौर से जलेबी पेश की जाएगी, और जलेबी को तंज के तौर पर ले रही है, एक चढ़ाने के लिए कह सकते हैं सियासत में, कि देखिए हमारी सरकार बन गई, आपने जलेबी बनाई लेकिन हमने सरकार बनाकर दिखाई। ये बीजेपी संदेश देना चाह रही है, और इसलिए जलेबी की जो सियासत है वो जल्द थमती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब जो तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन अब शपथ ग्रहण होने वाला है, तो शपथ ग्रहण की तैयारी में बीजेपी नेता जुट चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से अब जो तस्वीर है सीएम फेज को लेकर के वो फाइनल हो चुकी है, विधायक दल का नेता नायब सैनी को चुन लिया गया है, तो ऐसे में अब बीजेपी नेता शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट चुके हैं और शपथ ग्रहण को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं।